अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ दुनिया शो में खुश आमदेद। मैं हूं सैयदा शनाज और मुझे साथ हासिल होगा लॉर्ड नज़ीर अहमद और डॉक्टर मुईद पीरजादा का। और गए हफ्ते में हमने देखा कि अफगानिस्तान में गैर मामूली वाकयात रूनुमा हुए, उनकी भी बात होगी, ब्रेक्जिट की भी बात होगी कि अब टेरेसा में क्या करने जा रही हैं और क्या अचानक उन्होंने ऐलानात कर दिए। लेकिन पनामा केस पाकिस्तान में 20 अप्रैल के बाद समझा जा रहा था कि मामला दब जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। इन तमाम वाकयात के हवाले से गुफ्तगू होगी। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं आगाज में। गुज़श्ता जुमे को शिमाली अफगानिस्तान के इलाके मजार शरीफ में अफगान नेशनल आर्मी के हेडक्वार्टर्स पर मनसूबाबंदी से धावा बोला गया। इस बरस तालिबान का स्प्रिंग ऑफेंसिव का आगाज बहुत मोहलिक था। फौजी वर्दियों में मलबूस 10 दहशतगर्दों ने मस्जिद से निकलने वाले नमाजियों को निशाना बनाया। इस बदतरीन दहशतगर्दी में 200 से ज्यादा अफगान फौजी मारे गए। 9/11 के बाद अफगान तालिबान की जानिब से किया जाने वाला ये सबसे बड़ा हमला था। सख्त सिक्योरिटी हिसार के बावजूद किए गए हमले में अंदरूनी हाथ मुलविस होने की इत्तलात हैं। They want to infiltrate their elements there to find out the exact timings, the exact targets, which means they are ahead of the security forces. हमले ने अफगान फौज की पेशावराना सलाहियत और दहशतगर्दी से निपटने की इस्तेदाद कार पर सवालिया निशान उठाए हैं। हमले के दूसरे दिन अफगान आर्मी चीफ और वजीर दिफा ने नाकामी तस्लीम करते हुए इस्तीफा दे दिया। To solve the problem in the national interest, like the soldiers who sacrificed themselves in the battle, it's necessary for me to sacrifice my position. साबिक सदर हामिद करजई ने 2 बरस बाद पहली बार न्यूज कॉन्फ्रेंस की और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी से मुताल्लिक अमरीकी मुआहिदे की नाकामी को वाक़े का जिम्मेदार ठहराया। The government must look deep inside as to what is wrong. Many Afghans know that after the signing of the BSA, the bilateral security agreement, things will improve in our country, peace will come. Not only that didn't happen, but we kept giving thousands and thousands of our children to death and destruction every year since then, for the last 3 years. उधर मौजूदा हालात से निपटने के लिए अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के कमांडर जनरल निकलसन को मजीद अमरीकी फौजी दरकार हैं, जिसका मुतालबा फरवरी में सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी से किया गया। How many more do you need to get this stalemate reversed? Mr. Chairman, I have adequate resourcing in my counterterrorism mission. In my train, advise and assist mission, however, we have a shortfall of a few thousand. जनरल निकलसन का मानना है कि रूस अफगान तालिबान को हथियार सप्लाई कर रहा है। We continue to get reports of this assistance, and of course we had the overt legitimacy lent to the Taliban by the Russians. That really occurred starting late last year, beginning through this process they've been undertaking. दहशतगर्दी के इस बदतरीन वाक़े के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस ने काबुल का हंगामी दौरा किया और तालिबान की मदद पर रूस को तनकीद का निशाना बनाया। I would say that we will engage with Russia diplomatically. We'll do so where we can, but we are going to have to confront Russia where what they're doing is contrary to international law or denying the sovereignty of other countries. 14 अप्रैल को मॉस्को में अफगानिस्तान से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन बॉयकॉट करने वाले अमरीका ने एक रोज कबल अफगानिस्तान में तारीख का सबसे बड़ा गैर जौहरी बम गिरा दिया। बम एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बम का दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल फंक्शनल से ज्यादा साइकोलॉजिकल है और अमरीका ने इसे गिराकर खित्ते के कई मुल्कों को पैगाम दिया। इस नॉन न्यूक्लियर हमले में दाइश के मरकज में मौजूद पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस बदनाम जमाना भारतीय एजेंसी रॉ के 15 एजेंट्स भी मारे गए, जबकि TTP के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने भी एतराफी बयान में NDS और रॉ के मकरू गठजोड़ को खोल कर रख दिया है। इन लोगों के NDS और रॉ के साथ ताल्लुकात बढ़े और उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको माली मुआवनत फराहम की। दहशत के बेवपार एहसानुल्लाह एहसान का एतराफी बयान भी आपने इस रिपोर्ट के आखिर में देखा। लॉर्ड अहमद, आपके सामने ये सवाल कि इस वाक़े के फौरी बाद जिसकी जो माहियत है वो बहुत गहरी है और इसके मुहरकात भी बहुत दिलचस्प हैं यकीनन, लेकिन अफगान आर्मी चीफ और वजीर दिफा मुस्ताफी हो जाते हैं। हमने तो अपने मुल्क में ऐसा नहीं देखा, चाहे वो परेड लेन वाक़या हो या APS का, कोई जिम्मेदारी कभी कबूल नहीं करता। इस वाक़े के हवाले से बताइएगा क्या है आपके ख्यालात? आयशा,
پہلے تو ہمیں انالائز کرنا چاہیے کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ نارملی سپرنگ افینسو جو طالبان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اس بار جو ہے وہ اتنا جو ہے اسپیکٹیکولر انہوں نے کیا ہے، اتنا بڑا کیا ہے کہ 9/11 کے بعد اتنا بڑا ہم نے نہیں حملہ کامیاب دیکھا ان کا، کہ اتنا نقصان انہوں نے افغانستان یا کسی اور آرمی کو کرایا ہو، جس کی وجہ سے منسٹر ڈیفینس اور چیف آف آرمی نے ریزائن کیا۔ اور لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ نارتھ افغانستان میں ہوا ہے، یہ ہیلمنڈ میں نہیں ہوا، ساؤتھ میں نہیں ہوا، پاکستان کے پاس نہیں ہوا، بلکہ اس میں تاجک اور وہ جو طالبان وہاں کے نارتھ والے ہیں انہوں نے یہ حملہ کیا۔ تو اس میں بہت سارے پہلو ہیں کہ ان کو ایکسٹرنل سپورٹ کہاں سے، رشیا سے، ایران سے یا کہاں سے پہنچی ہے، چاہے وہ ان کو لاجسٹک سپورٹ، کیونکہ پہلے بھی خبریں آتی رہی ہیں کہ ان کو رشین آرم سپلائی بھی ہو رہی ہے اور کچھ ایران سے بھی ایلیگیشنز ہے کہ وہ سپورٹ مل رہی ہے۔ میرے خیال میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چاہے امریکہ اپنے اور بھی فوج وہاں پہ بلانا چاہتے ہیں، لیکن طالبان کے اس حملے سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ رشین پالیسی، اور پھر آپ نے 14 اپریل والی جو کانفرنس تھی اس کے حوالے سے بھی امریکہ وہاں پہ نہیں گیا، تو وہاں پہ کشیدگی اور حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں کمپیریزن اگر کریں تو جی ایچ کیو پہ جب حملہ ہوا تو ہم نے تو وہاں پہ کسی کرنل کو بھی ریزائن کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو پاکستان میں یہ کسٹم ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی کسی منسٹر تو معافی بھی نہیں مانگتے، کتنے حملے ہو جاتے ہیں، تو منسٹر تو وہاں پہ جو واقعہ والی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی نہیں جاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی بہت ساری فالٹ ہونے کے باوجود ان کی ڈیموکریسی میچور ہو چکی ہے اس تھوڑے وقت میں۔ پاکستان کی ڈیموکریسی اپنی سٹائل کی وہ ڈیموکریسی ہے کہ چیف آف آرمی اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہے، منسٹر ڈیفینس اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہے، حالانکہ وہ وہاں پہ کوئی سنتری بن کے وہاں پہ کوئی گارڈ بن کے کھڑے نہیں تھے، لیکن ایز چیف آف آرمی، ایز منسٹر آف ڈیفینس دے ٹیک ریسپانسبلٹی کہ یہ میری وجہ سے، میری کمزوری کی وجہ سے، میری پالیسیز کی وجہ سے بڑا پن ہے، لیکن جن محرکات کی طرف تو مجھے لارڈ احمد آپ نے اشارہ کیا نا، انہی کی بات ہم ڈاکٹر معید سے بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر معید، یہ شام کی طرز پہ کوئی پراکسی وار لڑی جا رہی ہے کہ امریکہ فوراً اس حملے کا الزام روس پر عائد کرتا ہے کہ وہ افغان طالبان کو ہتھیار فراہم کریں، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا اپنا رویہ امن مذاکرات کے حوالے سے غیر سنجیدہ ہے۔ دیکھیے، جو انفارمیشن ہمیں دکھائی ہے اس ویڈیو رپورٹ میں، یہ خاصی ڈیٹڈ انفارمیشن ہے، اس پہ بہت تبصرہ ہو چکا ہے، بیکاز پچھلے ہفتے تو یہ اٹیک ہوا تھا مزار شریف میں جمعے کو، اور مدر آف آل بامز اس سے بھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد سے اس کا بہت سا انالیسس آ چکا ہے۔ اس میں جو فنڈامنٹل سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں امن کیوں نہیں ہونے دے رہا۔ امریکہ افغانستان کے جو مذاکرات ہوئے ہیں 14 اپریل کو ماسکو میں، جو 3rd راؤنڈ تھا، اس میں شامل کیوں نہیں ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ افغانستان میں ملٹریلی طور پہ کامیاب ہونے کے باوجود دسمبر 2001 میں، اکتوبر 2001 میں امریکہ کسی قسم کا سسٹینیبل ڈائلاگ کا پروسیس کے نتیجے میں طالبان جو کہ بہت کمزور تھے 2002، 3، 4، 5، 6، 7 میں، ان کو نیگوشیشن پہ نہیں لا سکا، اور باوجود اس کے کہ پاکستان نے بہت کوشش کی ہے، اور اب پاکستان کی کوشش کے ساتھ چین، روس اور ایران بھی شامل ہیں، تو امریکہ ان نیگوشیشنز کو آگے کیوں نہیں جانے دے رہا؟ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بہت ڈسکس ہوئی ہیں، اور اب یہ ایسا لگنے لگ گیا ہے کہ یہ بات بڑی واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو جنرل حمید گل مرحوم جو ہیں وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ افغانستان میں امریکہ کے بیٹھنے کے اصل مقاصد ڈیفرنٹ ہیں۔ امریکہ کا جو آفیشیل ریزننگ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں انریسٹ ہے، سول وار ہے، افغانستان انسٹیبل ہے، یہاں دوبارہ دہشت گردی پناہ لے سکتی ہے، اس لیے امریکہ کا یہاں بیٹھنا جو ہے ضروری ہے۔ یہ ایکسپلینیشن ایسی ہے جس کو مغربی دنیا کے تمام کامنٹیٹرز مانتے ہیں، لیکن یہ اب بہت کمزور ایکسپلینیشن لگنے لگ گئی ہے، بیکاز جتنی اپرچونٹیز مل رہی ہیں افغانستان میں ایک براڈ بیسڈ حکومت بنانے کی، وہاں امن لانے کی، وہ امریکہ ان کو یوٹیلائز نہیں کرتا، اور ان کے راستے میں امریکہ اور ہندوستان رکاوٹ ہیں۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کو افغانستان میں بیٹھنے کے لیے کچھ حالات چاہیے، اور اگر وہاں پر دہشت گردی ہوگی، انسٹیبلٹی ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، انسرجنسی کی صورتحال ہوگی، کبھی وہاں القاعدہ ہوگا، کبھی داعش ہوگا، کچھ ہوگا، تو امریکہ کے پاس جواز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کیس بنایا جا رہا ہے کہ مزید ٹروپس وہاں پر جو ہیں وہ بھیجے جائیں، اور امریکہ وہاں بیٹھنا چاہتا ہے، چونکہ وہاں بیٹھ کے وہ
सेंट्रल एशिया पे, रशियन इंटरेस्ट पे, चाइना का जो बढ़ता हुआ इंटरेस्ट है, वन बेल्ट वन रोड, सी पैक, उस पे ईरान और पाकिस्तान, इन सब पे अमेरिका नजर रख सकता है। ये सूरत हाल मुझे समझ आ रही है। बाकी तो बड़े सेकेंडरी इश्यूज हैं कि कहां बम फटा और कहां नहीं फटा। अच्छा लॉर्ड अहमद, सवाल आपसे है कि अमेरिका ने वहां पर गैर जौहरी हमला किया और इसके बताया जा रहा है कि असरात, जो बॉम्ब एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि फंक्शनल से ज्यादा साइकोलॉजिकल हैं। कोई मैसेज देना चाहता था वो इस एरिया के लोगों को कि अमेरिका ऐसा भी कर सकता है, शुमाली कोरिया को और रशिया को। आप भी ऐसे ही समझते हैं? और इसमें जो रॉ एजेंट्स के हलाक होने की इतलात हैं वो किस हद तक आप समझते हैं मुसद्दिका हैं? ये बिल्कुल दुरुस्त है। अमेरिका स्पेशली ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये मैसेज हर जगह पे देना चाहते हैं कि ही सीरियस अबाउट डिफेंस, और वो अमेरिका जो बैक फुट पे था वो अब नहीं है, इसलिए उन्होंने सबसे बड़ा यानी न्यूक्लियर बम के तो न्यूक्लियर तो नहीं था लेकिन सबसे बड़ा दुनिया का जो बम है उन्होंने वहां पे गिराया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो खबर रॉ के एजेंट्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पाकिस्तान काफी अरसे से, और एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, इंटरेस्टिंग डेफिनेटली है कि वहां पे रॉ के एजेंट इंडियंस वहां पे मारे गए, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर ने उसका जिक्र नहीं किया। ये नहीं, मेरी नजर में वो नहीं आया। वो खबरें आ रही हैं बहुत सारी चीज, ये पनामा के हवाले से वो हर रोज बात करते हैं, वो जनाब जो डॉन लीक्स हैं उस पर भी थोड़ी सी आगे पीछे बातें करते हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं करना चाहता कि वहां पे कितने इंडियन मारे गए, क्यों मारे गए, वो क्या कर रहे थे, आईसिस के साथ वहां पे उनका क्या काम था। बिल्कुल तुर्किश की खबर जो है वो मैंने ट्वीट्स पे भी पढ़ी है, अखबारों में भी देखा है, लेकिन यानी बदकिस्मती है। देखें, अगर आपके पास कोई एविडेंस आता है तो तुर्की वालों से भी आप पूछ सकते हैं। हालांकि मुझे पता है कि प्रेसिडेंट अर्दोगान साहब बहुत जल्दी वो इंडिया जा रहे हैं, तो उनके लिए तो ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि वो इंडिया जाएंगे, वो बिजनेस के लिए, मोदी से मुलाकात के लिए, वो उन मुसलमानों के साथ क्योंकि हम तो यही समझते थे ना कि अर्दोगान जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही रहेंगे और हिंदुस्तान के साथ कोई उनका ताल्लुक नहीं होगा। उनके उस्ताद मोहतरम जो कुरान उनको पढ़ाते हैं, जिन्होंने ये अरेंज किया, वो मेरे पास इस हफ्ते तशरीफ लाए थे जी। तुर्की का जो अगर न्यूज़पेपर ये लिख रहा है तो मैं सेंसिटिविटीज की बात कर रहा हूं कि वो उनको सेंसिटिव होने के बावजूद, जाहिर है कोई एविडेंस तो उन्होंने देखा है। हमारे पाकिस्तान के तो ज्यादा खबर कहीं और से ही लेके खबर देते हैं कि ये तुर्की ने दी या बरतानिया ने, डेली मेल ने दी या न्यूयॉर्क टाइम्स ने। अनफॉर्चुनेटली अपने वहां पे तल्लुक होने के बावजूद भी कोई ब्रेकिंग न्यूज वहां से, रियल ब्रेकिंग न्यूज कभी कम आता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सीरियस खबर थी, इसको जो है वो इसका एविडेंस चलना चाहिए था और पाकिस्तान को ये अपने मफाद में इस्तेमाल करनी चाहिए थी दुनिया को एक मैसेज देने के लिए। लॉर्ड अहमद, जैसे जो बात आप कह रहे हैं, एहसानुल्लाह एहसान जो गिरफ्तार हुए हैं और उसके बाद उनका एतराफी बयान सामने आया, उस बयान को भी पाकिस्तान अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि वो बात कर रहे हैं रॉ और एनडीएस की, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, और पाकिस्तान इस बात को आगे लेकर अपना मुकदमा बखूबी लड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर कलदम टीटीपी के साबिक तर्जुमान जो कि कहते रहे हैं कि वो कलदम जमात अल अहरार की नुमाइंदगी भी करते रहे, उनके तर्जुमान भी रहे, उनका एतराफी बयान चल रहा है जिसमें उन्होंने चश्मकुशा इंकशाफात किए हैं। लॉर्ड अहमद, उन्होंने हिरासत में आने के बाद ये बयान दिया है, इसकी कितनी अहमियत है और वो जो बातें कर रहे हैं आपको कितनी हकीकत लगती है उनमें? देखिए, वो हिरासत में आके ही वो अपना बयान दे सकते हैं, वरना तो जब वो कहीं पहाड़ के किसी गार में बैठे हैं तो वहां से तो नहीं देंगे। उनसे स्पेसिफिक सवाल पूछा गया तो यानी देखें, हमें पहले भी पता है, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हो, चाहे वो ट्राइबल फाटा एरियाज में हो, हमें पता है, कराची में हो, हमें पता है कि रॉ इंटरफियर कर रही है। बलूचिस्तान के अंदर तो हमें यह भी पता है कि जो अफगान इंटेलिजेंस सर्विसेज उनकी वो भी इन्वॉल्व है रॉ के साथ। और ये अभी जो पहले सेगमेंट में हमने बात की, जो अमेरिकन बम की वजह से 15-14 जितने भी हिंदुस्तानी मारे गए, तो मेरे ख्याल में इसमें शक वाली बात नहीं है।
تحریک طالبان کے بھی لیڈر پہلے بھی اور بہت سارے اور لوگ بھی ہندوستان جاتے ہیں. ہندوستان کی انٹیلیجنس سروسز کس دہشت گرد کو وہاں پہ چاہے وہ آئیسس کا ہو, داعش کا ہو, کس کو وہ فنڈنگ کرتے ہیں, کس کو وہ ٹریننگ کرتے ہیں, کس کو وہ لاجسٹک سپورٹ. آپ نے بہت سارے ایویڈنس دیکھے ہیں اس پہ. انفارچونیٹلی بار بار ہم یہاں پہ پروگراموں میں بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ بات کرنی چاہیے, وہ انٹرنیشنل فورمز پہ وہ ایویڈنس دینا چاہیے. کبھی کبھی وہ ایک ڈوسیئر لے کے دکھاتے ہیں اپنی اخباروں میں کہ ہم لے کے جا رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر پھر کوئی ایکشن نہیں ہوتی. وہاں پہ کوئی دوبارہ اس پہ جو ہے وہ ڈسکشن انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہوتی. ڈاکٹر موئید, جب بھی ہم اینالسٹ ویری رائٹ اٹس اے سیریس تھنگ جس کے اوپر ہمارے حکام سنجیدہ دکھائی نہیں دیتے. ڈاکٹر موئید, جب بھی اینالسٹ سے بات ہو, کچھ اینالسٹ ہیں ان کا خیال ہے کہ ڈوسیئر دے دیا دیٹس آل, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیا آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ بس کلبھوشن یادیو ہو یا ابھی احسان اللہ احسان کے اعترافی بیانات ہو, ان کی حیثیت ایک ڈوسیئر سے آگے نہیں ہے, اس پہ ہم کھیل نہیں سکتے؟ دیکھیں, ہم واقعی نہیں کھیل سکتے عائشہ. ہماری بڑے کیپیسٹی ایشوز ہیں, ہماری انٹینشنز بھی ٹھیک نہیں ہیں. کلبھاشن کے کیس میں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا کیچ اس لیے تھا کہ وہ ایک ہندوستان کی فوج کا حاضر سروس ملازم تھا, آفیسر تھا, جس کی تمام ڈیٹیل جو تھیں وہ ہندوستان کے میڈیا نے بھی کنفرم کر دیں. لیکن ہم نے اس کے اوپر کوئی نیریٹو جو ہے وہ بلڈ اپ نہیں کیا. ہماری نیریٹو بلڈ نہ کرنے کی جو ہے کوئی ڈیزائر بھی اسلام آباد میں نہیں تھی. غالباً اجیت دووال صاحب جو ہیں انہوں نے کال کی پاکستان میں اپنے کاؤنٹر پارٹ کو, شاید یہ کسی کو کی, اور ایک میسج کنوے کیا گیا ہم دونوں میں کہ وزیر اعظم مودی چاہتے ہیں کہ اس کو پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ بلڈ اپ آن نہ کرے. اور پھر ہم نے وہی دیکھا, ورنہ اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی اس کے علاوہ, کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس نے کم از کم 1 برس تک گریز کیا, کلبھاشن کا نام نہیں لیا, اس ایشو کو اٹھایا نہیں, اس پہ بات نہیں کی, اس کو بلڈ اپ نہیں کیا. ہم یہ بہت آسان تھا کہ کلبھاشن کو صرف دنیا کی میڈیا کے سامنے ایک بھارتی شخصیت کے پاکستان کے دورے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں, وہ اسی سلسلے میں تو نہیں ہے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے؟ جی دیکھیے, سجن رومر مل جو ہے اسلام آباد میں, اور ایک آدھ تو ٹیلی ویژن چینل نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کل سجن جنرل جو ہیں وہ 2 اور لوگوں کے ساتھ ایک 3 ممبر ڈیلیگیشن لے کر اسلام آباد آئے. اسپیشل ایئر کرافٹ سے بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ پہ انہوں نے لینڈ کیا, پھر وہ مری گئے. وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے مری میں ملاقات کی, اور اس کے بعد ایک اسپیشل فلائٹ سے سرجن جنرل اور ان کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے. اب یہ سگنیفیکنٹ یہ ہے کہ سرجن جنرل نریندر مودی کے بہت قریب پائے جاتے ہیں. یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملزم ٹھہرائے جا چکے ہیں, ان پہ ایک الزام لگ چکا ہے جس کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم GIT میں, اور ڈان لیکس کا مسئلہ بھی بہت گرم ہے. تو انڈر پریشر ہے وزیر اعظم سیاسی طور پہ. تو ظاہر ہے اس صورتحال میں کوئی بزنس انٹرسٹ تو ویسے بھی وزیر اعظم نہیں ڈسکس کریں گے. پھر وزیر اعظم کیوں ڈسکس کریں گے بزنس انٹرسٹ؟ وزیر اعظم کا تو کسی بزنس مین سے ملنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آ جاتا ہے. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ سرجن جنرل جو کہ نریندر مودی کے بیکر اور فنڈ ریزر ہیں, وہ نریندر مودی کے بہاف پہ ان سے بات کرنے آئے ہوں گے. لیکن اس موقع پہ وزیر اعظم نواز شریف اور نریندر مودی میں کیا بات ہو رہی ہے, اس کی ایکسپلینیشن دینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے آفس کو, پاکستان کی حکومت کو بتانا چاہیے کہ یہ جو رومر مل اسلام آباد میں کہہ رہی ہے, جو ٹیلی ویژن چینل بھی کہہ رہے ہیں, کیا یہ ہوا ہے کہ یہ نہیں ہوا ہے. اگر یہ نہیں ہوا تو وہ ڈینائی کریں, وہ کہیں کہ بات بالکل غلط ہے, یہ پاکستان کی بدقسمتی یہی ہے. پاکستان کی بدقسمتی یہی ہے کہ جب ہندوستان پاکستان کو کرٹیسائز کرتا ہے تو وہ اسٹیٹ کو کرٹیسائز کرتا ہے, اوپنلی کرتا ہے, اداروں کو کرٹیسائز کرتا ہے. وہ کبھی بلوچستان کی, گلگت بلتستان کی بات کرتا ہے. سیڈلی جب ہندوستان کے بزنس مین ان کے پرائم منسٹر مودی کے پیغام لے کے آتے ہیں, وہ پرائیویٹ ان کے ریزیڈنس میں جاتے ہیں, پرائیویٹ ان کے وہ مہمان ہوتے ہیں, پرائیویٹ ان کے ساتھ ڈسکشن, یہ انہوں نے اپنی جاگیر بنا کے پاکستان کو استعمال کر رہے ہیں. جس طرح جاگیر ہے وہ اپنی زمینوں کی بات کر رہے ہیں, اپنے فصل کی بات کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ ایک ملک کو چلا رہے ہیں. ملک کے وہ فارن منسٹر ہیں, ملک کے پرائم منسٹر ہیں, ان کا فارن منسٹری کے تھرو, اس کا پرائم منسٹر آفس کے تھرو ہونا چاہیے, ان کی پریس کانفرنس ہونی چاہیے, ان کو لوگوں کو, نیشن کو بتانا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس مہمان آئے ہیں, یہ
अच्छे वो पैगाम लेके आए या बुरे लेके आए, हमारा रिस्पांस क्या है? वो वोट्स लेके लोगों के वहां पे बैठे हुए हैं और लोगों को सर्व करने के लिए बैठे हुए हैं, स्टेट के इंटरेस्ट के लिए बैठे हुए हैं। इस तरीके से ये पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंच रहा है। यही प्रॉब्लम्स हैं। जब आप उसको जायदाद बना के अपना जाती मफाद को जो है वो आप मद्देनजर रख के करेंगे तो फिर पाकिस्तान की पॉलिसी ना जाहिर होगी, ना ही पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग होगी, बल्कि पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो कमजोर होती जाएगी। अच्छा, ऐसे सूरत हाल में डॉक्टर मुईद जिस तरह के इक़दामात की निशानदेही कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कौन बना सकता है? देखिए, यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान बहुत तेजी से हिंदुस्तान की एक कॉलोनी बनता चला जा रहा है। ये इल्जाम कि हम वॉशिंगटन की कॉलोनी है और यहां पर तमाम मामलात लंदन और वॉशिंगटन से डिक्टेट किए जा रहे हैं, ये इल्ज़ाम तो बहुत पुराना है कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा असर रसूख है वॉशिंगटन का। अब जो नई चीज़ है कि पाकिस्तान के दारुल खलाफे में हिंदुस्तान का भी असर रसूख है, नरेंद्र मोदी का भी असर रसूख है। ये एक बड़ी तकलीफ सूरत हाल है, बिकॉज पाकिस्तान की जो मेन आर्च राइवल स्टेट है वो इंडिया है। अगर इंडिया की लीडरशिप का इस्लामाबाद में इतना असर रसूख है, जैसा कि हम बारहा देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत या वज़ीर आज़म कुलभूषण यादव का नाम नहीं लेते, उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं करते, वो केस नहीं बिल्डअप करते, दुनिया के सामने उस केस को नहीं लेकर जाते कि कैसे बलोचिस्तान के अंदर कर रहे हैं। जब करते भी हैं तो बिदली से करते हैं, अनप्रोफेशनल तरीके से करते हैं, बादल नखास्ता करते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। जो एक सॉलिड एफर्ट होती है रियासत के लोगों के स्टेट के इंटरेस्ट में, वो कोई एफर्ट नहीं की गई, ना हिंदुस्तान को एंगेज करने के लिए की गई है, ना हिंदुस्तान को पसपाई पे डालने के लिए की गई। आप बैनल रियासती ताल्लुकात कभी इंप्रूव नहीं कर सकते जब तक आप अपनी रियासत के मौक़िफ़ को डिफाइन न कर सकें, उसे डिस्क्राइब न कर सकें। जैसे कि लॉर्ड अहमद का कहना है कि अभी तैयब अर्दवान इंडिया जा रहे हैं और ये नहीं कि वो पाकिस्तान के अच्छे दोस्त हैं, बल्कि वो अपने माली मफादात देखेंगे। क्या वो अपने जाती मफादात देख रहे हैं या वो भी अपना मुल्की मफाद देखते हुए ये कदम उठा रहे हैं? अगर हम इधर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से उनकी बात करें, तकाबली जायजा लेते हुए, वो देखिए वो तो अपने तुर्की के रियासती जो इंटरेस्ट हैं, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उसमें वहां पे जा रहे हैं। बिकॉज तुर्की के हिसाब से हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसका ह्यूमन रिसोर्स बहुत रिच है, उसको रॉ मटेरियल बेचा जा सकता है। तुर्की एक मिड लेवल की इकॉनमी है, यूरोपियन यूनियन की तरह की वो इकॉनमी है और वो मंडियां ढूंढ रहे हैं। खास करके एर्दोगान को इस वक्त उनके ताल्लुकात भी यूरोप से इतने अच्छे नहीं हैं। उन्होंने यूरोप से ताल्लुकात का बहुत फायदा उठाया 9/11 के बाद, अब वो यूरोप से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना चाह रहे हैं, तो नई मंडियां ढूंढ रहे हैं अपने लिए। जी जी, ठीक है। लॉर्ड अहमद, आपके सामने भी यही सवाल रखेंगे इसी मामले की बाबत कि आप देख रहे हैं कि जो दुनिया है वो तेजी से अपनी पोजीशन बदल रही है और ज्यादा गालिब आ रहे हैं, तो मुल्की मफादात या रियासती मफादात। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये समझने से कासिर है और हमारे पास अभी तक अपना वज़ीर खारिजा नहीं है। तो इन मामलात के ऊपर आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को कैसे समझाया जा सकता है? क्या 2018 के इलेक्शन ही फैसला करेंगे? गवर्नमेंट को समझाने के लिए तो ऑपोजिशन होती है और ऑपोजिशन जो है वो जरदारी साहब की सिर्फ कोऑपरेशन के लिहाज से है, जो उन्होंने जितने काम किए हुए हैं, करतूत किए हुए हैं, जो करप्शन की हुई है, उसको बचाने के लिए आपने देखा है वो ऑनरेबल लोग जो डॉक्टर आसम साहब से लेकर अयान अली साहिबा तक जितने लोग जो रिलीज हुए हैं वो एक डील के बगैर हो नहीं सकते थे। जुडिशरी ने भी, और क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने उनके केसेस जो है वो ड्रॉप किए और जिस तरीके से वो उनकी सपोर्ट एक्चुअल करे, ये एक ही सारे एक जगह पे जो है उनके मफाद हैं। इमरान खान साहब जो है वो अपोजिशन में हैं, ना तो वो किसी की सुनते हैं, ना उनके अच्छे एडवाइजर हैं। जो बात करते हैं फिर वो एक दफा कर देते हैं, दोबारा फिर सोचते हैं, उनको कोई कान में बताता है कि ये नहीं कहना चाहिए था, वो रिवर्स हो जाते हैं। काम तो नेशनल असेंबली का है कि नेशनल असेंबली में अकाउंटेबल बनाए, वहां पे इंडिपेंडेंट लोग ही सवालात उठाएं। फिर उसके बाद काम है अपोजिशन का, जो मेन काम है। चाहे अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन नहीं कर सकती तो पीटीआई को तो करना चाहिए और उनकी भी अगर टीम्स हों जो इसको इन मामलात को उठाने वाले। डॉक्टर मुईद और लॉर्ड नजीर अहमद जैसी जो बिल्कुल भी फ्रेंडली ना हो बल्कि क्रिटिकल हो और क्रिटिक की तरह गवर्नमेंट की रहनुमाई करे, और जाहिर है जब गवर्नमेंट की रहनुमाई की जाएगी या गवर्नमेंट को खींचा जाएगा तो अल्टीमेटली आवाम की फलाह की बात होगी। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो पाकिस्तानी सियासत के रंगों की बात करेंगे।
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तानी सियासत की और अपोजिशन की कि वो पाकिस्तान को किस तरह, पाकिस्तानी सियासत को, पाकिस्तानी हुक्मरानों को टफ टाइम दे रहे हैं। जैसे कि तहरीक इंसाफ के बारे में बात की जाती है कि उनके पास, इमरान खान के पास अच्छे मुशीर नहीं है, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इन दिनों हमें हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ तहरीक इंसाफ को भी रगड़ रहे हैं। एक अलायंस की बात की जा रही थी कि सब जमातें मिलेंगी तो ही वज़ीर आज़म से इस्तीफा लिया जा सकता है। लॉर्ड अहमद, आपको ये कहां मुमकिन होता दिखाई दे रहा है? डॉन लीक्स की बाज़गश्त भी इसी में है। पहली तो ये बात है कि मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के साथ चलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि इनके जो मफाद हैं, वो मफादात हैं, वो मुस्लिम लीग नून के साथ शामिल हैं। पीटीआई को वो ट्रस्ट भी नहीं करते पीटीआई के साथ, क्योंकि पीटीआई जब करप्शन की बात करती है तो करप्शन के नंबर 1 तो वहां से ही जो है वो एलिगेशंस लगती हैं। अब तो खैर मेगा करप्शन के हमने वो एविडेंसेस देखे हैं। तो सही से तो है ना जी कि वो एक्चुअली करप्शन के हवाले से जो मसाइल हैं वो तो दोनों इनके ज्यादा हैं, और क्योंकि इनके मफाद भी यही हैं कि वो आपस में मिल के वो इसको डिफेंड करें। अब बात यह है कि पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो आपके कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी है, मैं समझता हूं वो भी कोई इतनी बड़ी सिग्निफिकेंट नहीं है। चाहे लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, सबसे अहम, सारा कुछ उसको बिल्डअप किया है, लेकिन क्योंकि वो स्प्लिट डिसीजन है, स्प्लिट डिसीजन है, उसमें अगर कोई और कहीं पे किसी और डेमोक्रेसी में आपने देखा है कि मिनिस्टर डिफेंस और चीफ ऑफ आर्मी ने वहां पे रिजाइन किया, यहां पे भी जब 2 सुप्रीम कोर्ट के वेरी सीनियर जजेस कह देते हैं कि ये सादक अमीन नहीं है, ये बल्कि करप्ट हैं और इनकी बहुत सारी चीजें, और जो दूसरे वो जो और 3 जो हैं जजेस वो भी ये नहीं कहते कि ये बिल्कुल इनोसेंट है, वो ये कह रहे हैं कि उनको ज्यादा एविडेंस चाहिए और उसको जो वहां पे पैसा जो गया है वो किस तरह गया है वो उनको एविडेंस चाहिए। तो इसका मतलब है कि डाउट वहां पे मौजूद है, 2 ने तो क्लियर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी सिर्फ इसको यूज करते हुए अपने जलसे कामयाब कर रहे हैं, वो यूज करते हुए अपने मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और जो लोग अब वापस शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, क्योंकि वो भी सियासी महाजर जब आप कहते हैं कि उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले रही थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी। जी, आप जब लॉर्ड अहमद कहते हैं कि ये एक स्प्लिट डिसीजन है, ये स्प्लिट तो इस हद तक है कि 2 जज साहिबान ये कहते हैं कि वजीर आजम नहीं रहे वजीर आजम और उनको छोड़ देना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, और 3 ये कहते हैं कि चीज़ें तो वो प्रूव नहीं कर सके हैं, लेकिन मुनासिब ये होगा कि उनको एक और मौका दिया जाए और एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। तो स्प्लिट डिसीजन इसी हद तक है कि जेआईटी बननी चाहिए या जेआईटी नहीं बननी चाहिए। जहां इत्तफाक राय हमें नजर आता है 547 पेजेस के अंदर, वो ये है कि वजीर आजम, उनके रेस्पोंडेंट जो हैं और उनके जो वकील हैं, वो मनी ट्रेल को साबित नहीं कर सके। वो गल्फ स्टील बिल, उसका बनना, उसका बिकना, जो मेटल कंपनी है वो पैसा कैसे कतर पहुंचा, सऊदी अरब पहुंचा, सऊदी अरब से लंदन कैसे पहुंचा, इन तमाम सवालों के, या ये इतनी बड़ी दौलत कैसे बनाई गई, इनमें क्या रोल है, ये ऑफशोर अकाउंट्स को कौन होल्ड करता था, ये सब चीज़ों के जो जवाब नहीं मिले हैं, वज़ीर आज़म का ख़ानदार, उनके वकला ये जवाब नहीं दे सके हैं। इसके ऊपर 5 जज साहिबान मुतफिक हैं। सो स्प्लिट जब आप कहते हैं, ये टेक्निकल इस्तिलाह ये वैसे सही नहीं है, ये एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये स्प्लिट सिर्फ इस हद तक है कि जेआईटी बननी चाहिए थी, उनको जेआईटी का मौका देना चाहिए था, ये नहीं देना चाहिए था। ये इस हद तक स्प्लिट है। बाकी स्पिन है, डॉक्टर मुईद के मुतफ़िका फैसला है, ये तकसीम नहीं है। अच्छा डॉक्टर मुईद, डॉक्टर साहब आपकी बात मैं लॉर्ड अहमद जी गुजारिश ये करना चाहता हूं। अब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं, लेकिन अकरम शेख साहब जो बड़े सीनियर वकील हैं, मेरे जानने वाले तल्लक वाले हैं, वो दुनिया टीवी पे ही एक्सप्लेन कर रहे थे। वो तो कहते हैं कि फैसला हो चुका है और मेजॉरिटी फैसला जो है वो मियां नवाज शरीफ के हक में है, और 2 जो है वो माइनॉरिटी है, और ये क्लियर डिसीजन जो है वो सामने आ गई है। तो क्योंकि
اس پہ بھی ڈیبیٹ چل رہا ہے، کیونکہ جو لوگ کچھ جو وکیل میاں نواز شریف صاحب کے پے رول پہ یا ان کے جو سپورٹر ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے میجورٹی، اور اسی لیے دونوں طرف سے جو مٹھائیاں بانٹی گئی تھی لوگ کنفیوز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نواز شریف کے لوگ بھی وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایکچوئل حقائق کیا ہے مجھے فون کر کے بتاتے ہیں. میں کہتا ہوں یار آپ وہ جو ججمنٹ ہے وہ پڑھ لیں، بلکہ ویری کلیئر ہے کہ اگر وہ انسنٹ سمجھتے تو وہ ڈکلیئر کر دیتے کہ یہ انسنٹ ہے. ان کا کوئی، جس طرح آپ نے کہا میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سارے ریسیٹس ہیں، دستاویز ہیں، ہمارے پاس سارے ریکارڈ ہیں، یہ ہم نے یہ بیچا، یہ لیا، یہ بیچا، یہ لیا، لیکن کورٹ میں وہ نہیں پیش کر سکے. تو پارلیمنٹ کو مس لیڈ کیا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میں پارلیمنٹیرین پچھلے 18 سال سے برٹش پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، ہاؤس آف لارڈز کا. اف یو مس لیڈ، پرائم منسٹر ہو کے مس لیڈ پارلیمنٹ، یا تو اپالوجائز کریں، اور اس طریقے سے آپ نے جو کیا تو پھر آپ کو ریزائن کرنا پڑتا ہے. سیڈلی یہ پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے یہ پریمیچور یا اپنی سٹائل کی ہے، جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا. ڈیموکریسی ہے، سوال یہ کہ کیا ڈیموکریسی ہے ہندوستان کے جو کیا ڈیموکریسی ہے ہمارے لوگوں کو. ڈاکٹر موید آپ کے سامنے جے آئی ٹی کے بارے میں سوال کریں گے. ڈیموکریسی ہے کہ جس میں ڈیموکریسی کے کردار کو ہی واضح کر دے گی جے آئی ٹی. لارڈ احمد، جس طرح ڈیموکریسی ہوتی ہے نا، ہاں یہی فیصلہ جے آئی ٹی کو کرنا ہے. اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ بڑا مشکل ہے عائشہ. میں یہ آپ سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے مشکل کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نگرانی کرے گی. یہ میں کوئی خاص اس میں آئی ایس آئی ایم آئی کے نمائندے ہوں گے لارڈ احمد. لیکن عائشہ سپریم کورٹ اپنے کورٹس کی نگرانی کرتی ہے، ہائی کورٹس کی کرتی ہے. جنہوں نے میمن صاحب کو ریلیز کیا، ڈاکٹر عاصم صاحب کو ریلیز کیا، جنہوں نے وہ خاتون کو ریلیز کیا، یہ آپ کے سامنے ریکارڈ ہے. سپریم کورٹ نے کب ان کو سپینڈ کیا ہے ان ججز کو اور کہا کہ ایان علی اور ان کو کس بیسس پہ آپ نے ریلیز کیا. ویسے تو وہ ویسے بھی عائشہ کور کمانڈرز کانفرنس، ڈاکٹر موید، کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ کہنا کہ فوج کردار ادا کرے گی، پھر بھی نہیں جے آئی ٹی مؤثر نہیں. دیکھیے پاکستان میں فوج کا روب جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح سے نہیں رہا ہے کہ فوج جو ہے اس کے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے پاس ٹینک اور توپ خانہ یا جہاز ہیں. وہ اس لیے ہے فوج کا ایک روب ہے، وہ عزت ہے. فوج کی در حقیقت پاکستان میں بڑی عزت ہے. پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ فوج کے ادارے کو دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ماڈرن ادارہ ہے جس کی بڑی انٹیگریٹی ہے، جس کا اپنا ایک پروسیس ہے، جس کی ایک آنیسٹی ہے اور جس کا ایک ایفیکٹ ہے. لیکن اب یہ بات جے آئی ٹی کی حد تک کم از کم یہ بات بڑی واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ فوج کی انکلوژن کا جے آئی ٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پاکستان میں بہت سی ایسی جے آئی ٹیز بنی ہیں گزشتہ 3 یا 4 برس میں، جن میں آرمی آفیسرز تھے، آئی ایس آئی کے لوگ تھے، ایم آئی کے لوگ تھے، رینجرز کے لوگ تھے، اور ان جے آئی ٹیز کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا ہے. کراچی میں کتنی جے آئی ٹی بنی، انہوں نے کتنی رپورٹس دیں، اس کا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اسی طرح ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی از اے کیس ان پوائنٹ کہ ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی اب ایسا لگتا ہے کہ اس لیے سیٹ کی گئی تھی کہ جسٹس جو تھے نجف باقر نجفی جو تھے لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے جو ایک بڑی واضح بلیک اینڈ وائٹ رپورٹ لکھی تھی جس کے کچھ کانٹینٹ لیک ہوئے، کامران شاہد صاحب نے لیک کیے تھے، اور لیکن جس کی ڈیٹیلز آفیشلی سامنے نہیں آئیں، اس میں بڑے واضح طور پر یہ کنکلوژن ڈرا کیا گیا تھا کہ پنجاب کی حکومت پولیس کو ماڈل ٹاؤن میں جون 2014 میں نہیں بھیج سکتی تھی بیکاز وہاں ایک کورٹ کا اسٹے آرڈر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا تھا. اس کے بعد جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم راہیل شریف صاحب نے بنوائی، جس میں ایک ایم آئی اور آئی ایس آئی کا افسر تھا، اس کا تو واحد مقصد اب یہی سمجھ آتی ہے کہ اس کا مقصد پنجاب گورنمنٹ کو، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو بیل آؤٹ کرنا تھا. اس نے کنفیوژن مچائی اور وہ جے آئی ٹی کے کانٹینٹ بھی سامنے نہیں آئے. اس کی دوسری جو بہت بڑی کمزوری ہے جے آئی ٹیز کی، وہ اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ ڈان لیکس میں حکومت نے فیلر چھوڑا 2 دن پہلے کہ جناب اس میں 3 لوگوں کو جو ہے مجبور کیا جائے گا کہ وہ برطرف ہو جائیں یا استعفیٰ دے دیں، جس میں سے طارق فاطمی صاحب نے ریفیوز بھی کر دیا ہے. راؤ تحسین صاحب کا بھی ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کورٹ میں جاؤں گا، میں یہ ریسپانسبلٹی ایکسیپٹ نہیں کروں گا. لیکن جو اصل ایشو ہے جو بے وقوف بنایا جا رہا ہے لوگوں کو، اس جے آئی ٹی میں بھی ایم آئی اور آئی ایس آئی کے لوگ تھے تو وہ کچھ کر نہیں سکے. ان کا جو ان ایفیکٹو ہونا ہے وہ بالکل واضح ہو چکا ہے. اب اس پہ مزید جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے، بیکاز جو بنیادی سوال تھا جے آئی ٹی کا وہ تو یہ ہے کہ آپ ڈٹرمن کریں کہ یہ لیکس کیسے ہوئے اور یہ لیکس کس نے کیے.
तो वो जो रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट है जस्टिस आमिर रजा की, जो एक तरह की JIT ही है, वो ये डिटरमाइन ही नहीं कर पाई। अच्छा, मेरे जहन में एक तकनीकी सवाल आ रहा है, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं अपने एनालिस्ट के सामने वही सवाल रखूंगी। हमारे साथ रहिए। शो JIT की बाज़गश्त है, लेकिन इस पर राजी नहीं है बहुत सी जमातें, और उनका ये कहना है कि ये JIT मौसर नहीं होगी। कुछ ऐसा ही कहना है मेरे माहिरीन का भी। डॉक्टर मोहित, सवाल आपके सामने ये कि JIT की जो सिफारिशात होंगी वो ऐसे ही है बिल्कुल जैसे कोई पुलिस अफसर अदालत के सामने चालान रखता है और उस पर फिर अदालत ही फैसला करती है, यानी मामला एक बार फिर अदालत के सामने आएगा और अदालत ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस भेज सकेगी। देखिए, इस JIT का जो सारा बनना है ना, इसकी अब सिर्फ अहमियत ये है कि अगर ये बनती है, अभी तक बनी नहीं है, 7 दिन आज इसके पूरे हो गए हैं, अभी तक तो ये बनी नहीं है, उसकी कोई वाज़ेह हकीकत सामने नहीं आई। अगर ये JIT बनती है, ये चलती है, इसको कोई सपोर्ट मिलती है, ये जो कुछ कर पाती है, इसकी सारी अहमियत खालिसन सियासी होगी कि सियासी जमातें और मीडिया इसको किस तरह से डिस्कस करते हैं, सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी इस पर क्या तबसरा करते हैं, क्या कमेंट्रीज करते हैं, और इसकी कितनी एक जो है ये कैसे अपनी रिपोर्ट, क्योंकि ज़ाहिर है इस पर जब बहुत ज़्यादा दबाव होगा तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। JIT का बनना और JIT का सामने आना ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस होगा। तकनीकी एतबार से ये JIT, आप खुद सोचिए कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जैसा ताकतवर वज़ीर आज़म, जिससे पंजाब के सिविल सर्वेंट्स और पाकिस्तानी जितने भी ऑफिसर्स हैं वो थर थर कांपते हैं, उन्होंने क्या सवाल पूछना है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से, जब सुप्रीम कोर्ट भी इतना लंबा चौड़ा दिबाचा लिखने के बावजूद 547 पेज का कंक्लूजन नहीं लिख सके। तीन जज साहिबान प्रेशर की बात कर रहे हैं डॉक्टर मुईद, ऐसा ही प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पर भी था कि वो अपना डिसीजन कुछ ऐसा दे जिससे सब जाहिर है सबक सीखें और तारीख लिखी जाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका और JIT बन गई। अब JIT के मामले में भी हम कह रहे हैं कि वही प्रेशर, लेकिन इन शॉर्ट नवाज शरीफ अपनी जगह पर मौजूद हैं और क्या रहेंगे? वो हैं और वो रहेंगे। नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए अगर आप फौज ले आए और फौज एक पिस्तौल गोलियों से भरी हुई उनके सर के ऊपर भी रखे तो वो बड़े मुश्किल से जाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअली बिलीव करते हैं कि ही वॉज बोर्न टू गवर्न, और वो पाकिस्तान उनकी, जिस तरह मैंने कहा कि मैं कोई ताना नहीं दे रहा हूं, ही एक्चुअली बिलीव्स कि ये उनकी जागीर है और ये उनके बगैर और कोई चला नहीं सकता। इस तरह के हमारे जो रूसी हेरिडिटरी पीयर्स थे वो भी यही बिलीव करते थे कि बरतानिया उनके बगैर जो है वो गिर जाएगा, ये बोर्न टू रूल, बोर्न टू गवर्न, और ये एक्चुअली बिलीव यही करते हैं और उनको हटाना। गवर्न का तो कोई सिलसिला नहीं है, गवर्न तो एक टेक्निकल वर्ड है लॉर्ड अहमद, गवर्न एक बड़ा उनके साथ टर्म है, यहां कोई गवर्नेंस नहीं है, यहां सिर्फ रूल है, रूल कंट्रोल पावर। कौन सी गवर्नेंस है इस मुल्क में? ओके, आप जिधर बैठे हुए लंदन में वहां गवर्नेंस है। मैं मानता हूं, ठीक है, ओके, बोर्न टू रूल, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई अदारा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, कोई भी अदारा बड़े मुश्किल से आपके ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेट टीम जो है ये पहले भी बनी है, इनकी रिपोर्ट्स आपको पता है कि किस तरह डिसमिस की जाती हैं। ये तो सिर्फ मिट्टी पाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है ताकि इसको लॉन्ग ग्रास में किक करके आप जो है वो टाइम गुजारते रहे, इलेक्शन का टाइम आ जाएगा फिर। wants to say something interesting. जी डॉक्टर मोहित। लॉर्ड अहमद, मैं कल मिला था वकील, बड़े मशहूर आजाद कश्मीर के बड़े मशहूर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वकील हैं खालिद रशीद साहब। मैं उनको कल मिला था, उन्होंने किस्सा सुनाया कि चंद महीने पहले वो आपके पास लंदन में ठहरे थे। जी। सुबह सुबह लॉर्ड अहमद ने उनसे पूछा कि यार नाश्ते में क्या खाओगे, तो उन्होंने जो भी बताया लॉर्ड अहमद ने उनके लिए पराठा और ऑमलेट बनाया। उसके बाद लॉर्ड अहमद ने टॉयलेट साफ किए, उसके बाद लॉर्ड अहमद ने बाहर निकल के गाड़ी साफ की, फिर उसके बाद पार्किंग करने गए तो उन्होंने लॉर्ड अहमद को कहा कि इससे तो बेहतर था बरतानिया में लॉर्ड होने के, कि आपको हम यहाँ पाकिस्तान मीरपुर शहर में म्यूनसिपैलिटी वगैरह में लगा दें, कहीं आपकी जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। तो ये जो सियासी माशरे में फर्क है पाकिस्तान और बरतानिया में, कि आप वहाँ लॉर्ड अहमद हैं, कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, आपका टॉयलेट भी अपना साफ करना है, आपने अपना किचन भी साफ करना है, आपने अपना नाश्ता भी बनाना है, मेहमानों को भी खिलाना है, फिर सफाई भी करनी है, फिर गाड़ी भी स्टार्ट करनी है, फिर पार्किंग भी करनी है, फिर उसका टोकन भी डालना है। ये है एक मॉडर्न जमहूरी माशरे में सेल्फ रिस्पेक्टिंग तरीके से रहना। जब अभी शुरू जो प्रोग्राम हुआ था, आपने कहा कि अफगानिस्तान में
अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और मिलिट्री चीफ ने रिजाइन इसलिए नहीं किया कि वहां जमहूरियत स्ट्रांग है, इसलिए रिजाइन किया है कि अफगान माशरा पाकिस्तान के माशरे के मुकाबले में ज्यादा इक्वल और इगैलिटेरियन माशरा है। जब वहां पे 200 अफसर और जवान मर जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसी ने लेनी है। पाकिस्तान में अगर 200 ऑफिसर मर जाएंगे, खुदा न खास्ता किसी जगह में, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ करे, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। सब जिस तरह से हाँ, एपीएस अटैक को देख लें, 150 बच्चे उस्तादा जो हैं पेशावर कैंटोनमेंट में, उनको मार दिया जाता है। वहां के कोर कमांडर ने रिजाइन नहीं किया, ना किसी ने उसकी इंक्वायरी की, ना इन्वेस्टिगेशन की। उल्टा उन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट जिसका कोई अमल दरामद नहीं था, इमरान खान को बुला के उसके खिलाफ जुलूस जलसा निकालने की कोशिश की गई वहां पे दिसंबर में। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बड़ी अजीबो गरीब कैंसरस किस्म की पॉलिटिक्स ऑफ पावर डायनामिक्स है। हमने अल्लाह को जान देनी है। पता नहीं कितना हमारा वक्त रह गया है जिंदगी में इस प्लेनेट के ऊपर। हमें सच बोलना चाहिए। बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के हालात पाए जाते हैं। लॉर्ड नजीर अहमद, जब प्रोग्राम में हमने पहली ब्रेक ली तो मैं यही बात कहना चाह रही थी कि हमारी कैबिनेट में या हमारे मुल्क को चलाने के लिए ऐसे इंटेलेक्चुअल्स होने चाहिए जो कि अपना तनकीदी जायजा भी खुद लें। जैसे आपने लॉर्ड अहमद की जिंदगी को बयान किया कि एक मिसाल किसी ने अपनी आंखों से देखी, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी इक्तदार या ओहदा आसाइश के लिए नहीं होता, बल्कि वो आपकी आजमाइश के लिए होता है और आपने लोगों के सामने एक मिसाल सेट करनी होती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता, हम चाहते थे कि हम बरतानिया की भी बात करें और फ्रांस की भी बात करें, जहां इंतखाबात के हवाले से कुछ तब्दीलियां मतवक्के हैं और कुछ मजीद भी होना है, लेकिन इस पर हम बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के पान।